ये जो क्षेति है ये क्या क्योरेबल नहीं है? It is controllable. It is not curable. Is it an age specific disease? No. किसी उम्र में भी किसी उम्र में भी आ सकता है और ये कोई जेंडर बाइस भी नहीं है। हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? इंडिया में अगर आप बहुत कॉमनली कोई कंडीशन देखो, दैट इज मेलास्मा, वेरी कॉमन। सनबर्न, सन टैन। अगर कोई चीज जो स्किन को डैमेज कर रहा है वो लेजर नहीं है, वो आपका कोई भी खाना पीना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सन है, सन। हाउ टू चूज माई परफेक्ट सनस्क्रीन? 50 SPF is more than enough for a skin. ये लेजर सर्जरी से क्या मैं अपना जो गर्लफ्रेंड था जिसका नाम लिखा था उसका टैटू वो रिमूव कर सकते हैं? 90% जो आपके पास टैटू रिमूवल के लिए आते हैं उनका ब्रेकअप ही होता है। किस चीज से विटिलिगो ट्रिगर करता है, मतलब बढ़ जाता है? हेयर कलर सबसे नोटोरियस होता है। किसी भी तरह का फ्रिक्शन अवॉइड करो, जैसे एंकलेट्स हैं मत पहनो, देन आपकी रिंग्स, मल्टीपल रिंग्स मत पहनो, बहुत कस के घड़ी मत पहनो। सो वो टैन रिमूव सबसे आसानी से कैसे हो सकता है? और कोई तो बोलते हैं कि दही लगाओ, कोई बोलते हैं टोमेटो लगाओ। इट इज नेचुरल, डज नॉट मीन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ब्यूटी पार्लर का ये टैन रिमूवल कुछ काम होता है क्या? दे विल नेवर एनालाइज कि पेशेंट का क्या जरूरत है, उसकी क्या नीड है या क्या उसको प्रॉब्लम है। तो ये सेती जो है जिनका, वो क्या ब्यूटी सैलून में जाके फेशियल ब्लीचिंग ये सब करा सकते हैं? एक तरफ कलर लाना और एक तरफ कलर निकालना एक साथ नहीं हो सकता है। स्किन के कौन कौन से प्रॉब्लम ये लेजर ट्रीटमेंट से क्यूरेबल है? जो आपको हाइपर पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हैं, आपको जो फ्रेकल्स हैं, आपको टैटू है, आपका बर्थ मार्क्स हैं। ये जो क्षेति है वो छूने से फैलता है। इट नेवर स्प्रेड्स बाय टचिंग द पेशेंट और इन कांटेक्ट विद हिम। उम्र बढ़ रहा है, कैसे मैं अपनी स्किन को रेखा जी जैसी मेंटेन कर सकता हूँ? बोटॉक्स बहुत फेमस हो गया था। हर कोई जो आपकी 90s के हीरोइन थी, दे यूज्ड, उन्होंने कराया ही था। You can repaint your canvas. Yes. So how do you repaint the canvas? Vitiligo, no more enigma. It's a patchwork of God. Isn't my mistake, nor I'm too odd. Now I don't need to worry. No fear, no worry, no pain. As now we know, we can paint the canvas again. मैम ये जो हाथ में रेखा है उसका क्या आप कुछ कर सकते हैं? Injection. নমস্কার, আমি সায়ন। নমস্কার, আমি কুশল। এবং আজকের পর্বটা একটু অন্যরকম বলতে সচরাচর আমরা বাংলায় আলোচনা করে থাকি আমাদের ইনজেকশন পডকাস্টে, কিন্তু আজকে আমরা হিন্দিতে কথা বলবো। অবশ্যই আমাদের ভাঙা হিন্দিতে কথা বলবো, কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকেই এক্ষুনি কমেন্ট করা শুরু করবেন, কেন আপনারা হিন্দিতে কথা বলছেন? দেখুন, ডাক্তারি বা যে কোনো জ্ঞানের ব্যাপারে কিন্তু ভাষা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই বিষয়টা সম্বন্ধে যে ভালো জানে সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেন সে কী ভাষায় কথা বলেন। আর আজকে এমন একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো, সেইটা নিয়ে কথা বলার মতন আমার মনে হয় কলকাতায় শি ইজ দ্য বেস্ট। কারণ এর আগে আপনারা অনেকগুলো কমেন্টসে, অনেকগুলো পর্বের অনেক কমেন্টসে আপনারা লিখেছেন যে সেতি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে, এবং এই যে একটা মিথ রয়েছে সেতি সেরে ওঠে না, সেটা নিয়েও একটুখানি বিস্তারিত আলোচনা করব, কিন্তু হিন্দিতে। বাকি আজকে যিনি এসছেন আমাদের তার সাথে আলাপ করাবেন ডক্টর। হ্যাঁ, যিনি আজকে আমাদের সাথে আছেন তিনি একজন ডার্মাটোলজিস্ট, উনি একজন লেজার স্পেশালিস্ট, ডক্টর प्रियंका अग्रवाल। वेलकम टू आवर शो मैम। नमस्ते। नमस्ते। तो मैम पहले आप ये बताइए कि ये जो क्षेति है, क्षेति को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, क्योरेबल नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है हमको तो पता है, लेकिन ये क्या क्योरेबल नहीं है? See, there is one term, the two terms. एक होता है controllable, एक होता है curable. It is controllable. It is not curable. अच्छा, अगर एक बार क्षेति होता है तो आपको दोबारा हो उसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। ओके। So predictability factor in autoimmune conditions is very less. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विटिलिगो? देखो, अगर विटिलाइगो को आप देखोगे तो उसको 3 रीजंस हैं। नंबर 1 ऑटोइम्यूनिटी। अब ऑटोइम्यूनिटी का मतलब क्या है? देखो, हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है। अब जब इम्यून सिस्टम है उसको पता है कि ये मेरी बॉडी का सेल है, ये फॉरेन बॉडी है, तो मुझे फॉरेन बॉडी को अटैक करना है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे चेंज हो जाती है कि इम्यून सिस्टम को अब ये नहीं पता कि ये मेरी बॉडी का पार्ट है कि ये आउटसाइड एरिया है। उसे लगता है कि मेलानोसाइट्स, अगर विटिलाइगो है तो मेलानोसाइट्स इज अ फॉरेन बॉडी एंड इट स्टार्ट अटैकिंग इट।
तो अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली विटिलाइगो में कलर चला जाएगा और आपको ऐसे वाइट पैचेस दिखने लगेंगे। अगर हम बोलें कि इट इज हेरिडिटरी, यस इट इज हेरिडिटरी। अब इसकी कहानी क्या है? लाइक वे बैक इन 1765 एक लेकाट फ्रेंच साइंटिस्ट था हु हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड विटिलाइगो, बट वहाँ 1765 से 1950 तक अभी तक हमें यही नहीं पता था कि इसका जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, इसका हेरिडिटरी फैक्टर है। नाउ व्हाट दे सॉ कि देखने लगे कि एक फैमिली में देयर आर मेनी विटिलिगो पेशेंट्स, मतलब कुछ ना कुछ तो उनका रिलेशन है। देन दे फाउंड आउट कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें भी विटिलाइगो है। सो उससे उसकी स्टडी शुरू हुई। तो मल्टीजेनिक है, मल्टीफैक्टोरियल है, एंड स्टिल क्योंकि 1915 इज नॉट दैट फार अवे, तो अभी तक इसका पूरा द रीजन, द कॉजेज, क्या जीन्स खराब है हमें नहीं पता है। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, एक तो ये ऑटोइम्यून है एंड सेकेंडली हेरिडिटरी। नाउ द क्वेश्चंस क्या होता है कि अगर सपोज आपकी एक फैमिली है, उसमें आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं और सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स हैं, अब उसमें दे हैव सीन कि 7% चांसेस हैं कि आपको विटिलाइगो होगा। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को है देन ऑल्सो इट इज 7% तक चांसेस हैं कि यू विल डेवलप दैट। नाउ अगर किसी आपकी फैमिली में किसी को ऑटोइम्यून है कंडीशन, अब ऑटोइम्यून तो सिर्फ विटिलाइगो नहीं है, वो थायराइड भी है, वो आपका पर्नीशियस एनीमिया भी है, वो आपका से डायबिटीज भी है, तो द एसोसिएशन, और आप बोलो कि एक ही इसमें और ऑटोइम्यून कंडीशंस एक ही फैमिली में 70% तक पेशेंट्स में थी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है जो बहुत कॉमनली पूछते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, सपोज आई हैव विटिलाइगो, इफ आई गेट मैरिड विल माय चाइल्ड बी अफेक्टेड विद विटिलाइगो? Very इट्स अ important. वेरी इंपॉर्टेंट Very क्वेश्चन, important. बिकॉज आपके सारे जो आजकल मैट्रिमोनियल है वो उसी पे डिपेंड होता है काफी हद तक। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कोई आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाएगा कि 7 है, 10 है, 20% है, ऐसा नहीं है। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे विटिलाइगो है सपोज, तो मेरा एक डोमिनेंट फैक्टर है और मेरे पास एक खराब जीन है, ठीक है, विच इज एक खराब है और एक मेरे पास एक नॉर्मल फैक्टर है। अब अगर मेरा जो पार्टनर है, अब उस पे सब डिपेंड करता है कि आगे जो प्रोजेनी है उसको विटिलाइगो है कि नहीं है। सपोज ही इज कैरिंग अ रिसेसिव जीन, राइट, तो क्या होगा? इफ ही इज कैरिंग द रिसेसिव जीन it may or may not happen, but if he has a dominant gene, if he also has a vitiligo, then the chances is almost 100% कि progeny को vitiligo होगा। अदरवाइज अगर सिंगल पेरेंट को है तो आपके चांसेस डिपेंड करता है कि कौन सा रिसेसिव जीन आया कि डोमिनेंट जीन आया, उस पर डिपेंड करता है 25 से 75% की प्रोजेनी को होगा कि नहीं होगा। तो इसका स्टेजेस अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, लाइक कि कौन सा स्टेज में ये क्योरेबल है? और नहीं, इसमें कोई स्टेजिंग Stage नहीं नहीं है। है। देखो 2-3 प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं Okay. और 2-3 वो काफी जैसे खराब भी होते हैं। अर्ली एज ऑफ ऑनसेट, अगर जल्दी ही डिटेक्ट हुआ है तो चांसेस हैं कि विटिलाइगो इज लाइक अच्छा, उसका प्रोग्नोसिस नहीं है। देन सेकेंडली कौन सा एरिया है, अब इसके बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे एक टाइप है लिप टिप विटिलिगो, ठीक है, जिसमें आपके लिप्स एंड योर एक्रल एरियाज, दैट इज अ वेरी, जैसे डजंट हैव अ गुड प्रोग्नोसिस, वर्स्ट किसी का प्रोग्नोसिस तो उसका है, बिकॉज उसको रीपिगमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। देन जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको और ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आपका प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। अगर वो ठीक हो भी जाता है, अगेन यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग, बिकॉज बॉडी में कहीं ना कहीं तो ऑटोइम्यून प्रोसेस चल रहा है ना। What are the treatment modalities of vitiligo? अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए हम उसको 2 में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है, जो अभी लेटेस्ट एक गाइडलाइन निकली है कि अगर आपको विटिलाइगो है एंड इट इज नॉट प्रोग्रेसिंग, ना बढ़ रहा है ना न्यू स्पॉट आ रहा है, सिंस द लास्ट 1 ईयर आप स्टेबल हो, इवन इफ यू आर ऑन मेडिसिन। अगर आप सपोज आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दी गए हैं, उस पे भी अगर आप स्टेबल हो और 1 साल तक आप एक स्टेबल विटिलाइगो की कैटेगरी में आते हो। अब अनस्टेबल का मतलब क्या है कि इट इज लाइक कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग है, न्यू स्पॉट्स हैं, इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ प्री एक्जिस्टिंग एंड इट इज नॉट कंट्रोलेबल, दैट इज अनस्टेबल। अगर वो अनस्टेबल है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको पहले मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। जैसे मेडिसिन क्या होंगी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मोस्टली स्टेरॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट मिथोट्रिक्सेट,
azathioprine, tofacitinib, they're all immunosuppressants जो आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करके बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. Then you have, जैसे पहले फोटोथेरेपी होती थी कि आप यूवी रेडिएशंस की हेल्प से यू आर ट्राइंग टू गेट बैक योर कलर, ठीक है. देन लेजर लाइट, एक्साइमर, आजकल तो लेटेस्ट जैसे एक्साइमर लेजर जो होता है. सो ये सब अनस्टेबल को ट्रीट करना होता है. एक बारी आपकी कैटेगरी जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल में शिफ्ट हो गई, अब आपके पास जो आपके होराइजन है वो आपका बढ़ जाएगा. अब आप उसमें सर्जरी कर सकते हो, आप उसमें पंच ग्राफ्टिंग कर सकते हो, सक्शन ब्लिस्टर कर सकते हो, कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है. एंड द लेटेस्ट इन द आर्मामेंटेरियम, नॉन कल्चर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन. अब तो और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं, बट दिस इज़ वेरी, जैसे जो अभी न्यू जो है एंड वेरी मच इन डिमांड, नॉन कल्चर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन. एकदम बेसिक क्वेश्चन, ये जो पिगमेंटेशन लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो मेलानोसाइट्स है, इसमें से जो मेलानिन बनता है, ये हम लोगों को कैसे बनता है और ये हम लोगों का कितना ज़रूरी है फॉर स्किन? एक इंडियन स्किन में मेलानिन इज अ नेचुरल प्रोटेक्टर जो मुझे धूप से बचा रहा है. पूरा एक सिस्टमैटिक इसका एक ये होता है, फ्लो चार्ट होता है कि डोपा है, डोपा में एंजाइम्स होते हैं, टायरोसिनेज, दैट कन्वर्ट्स जो मेलानोसाइट्स में दे विल फॉर्म द मेलानिन. अब मेलानिन भी बहुत तरह का होता है, यू मेलानिन, फियो मेलानिन, डिपेंड करता है कि किस पे कहाँ, लाइक व्हाट इज द एरिया वेयर इट इज. It also helps in thermal regulation यस, and wound healing also. So it's actually a protective cell. इट्स अ प्रोटेक्टिव सेल जो बेसिकली उसका जो एक्शन है वो आपको यूवी रेडिएशन से बचाना है. जिस चीज़ को देख के हम चौंक गए और आपको हम लोगों ने इनवाइट किया, तो कुछ बिफोर एंड आफ्टर जो ट्रीटमेंट हुआ, जैसे लोग सोचते कि खेती हो गया तो बट सभी प्यारे हैं अपने स्किन के बारे में, एक दाग लग जाता है तो एक स्क्रैच भी आ जाता है तो परमानेंट Yes. मन दुख जाता है. और विटिलिगो होता है, लोग को लगता है कि बढ़ता है और ये पूरा मैं सफ़ेद हो जाऊंगा और ये नहीं, पिगमेंटेशन. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. कुछ बिफोर एंड आफ्टर फोटो देखे आपका आइए. केसेस का? ওয়ান্ডারফুল. তাহলে আপনারাও এখন নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যে সেটি যদি আপনার হয় তাহলে সেটা কিন্তু কিউরেবল. আপনি আপনার পুরনো যে স্কিন টোন, পুরনো যে পিগমেন্টেশন সেটা ফিরে পেতে পারেন. সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, এই কলকাতায় এত সুন্দর একটা কাজ শুরু করার জন্য. প্রচুর বাঙালি, প্রচুর মানুষ এটার জন্য অনেক স্বস্তি পেল আপনার এই ট্রিটমেंटগুলো দেখে. তাই आपके लिए एक गिफ्ट है हमारे गिफ्ट पार्टनर शालीमार के तरफ से, ताकि आप अच्छा अच्छा खाना पका सके. थैंक यू सो इसमें मच. सारे किचन के आइटम्स हैं ताकि अच्छा अच्छा खाना पका सके आप. थैंक्स टू आवर गिफ्ट पार्टनर शालीमार. सो ओवर टू यू मैम. सो और एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो क्षेति है वो छूने से फैलता है. इसमें कहीं भी इसका कोई भी क्योर ये नहीं है, इट्स नॉट कम्युनिकेबल. ना इसके ऑटोइम्यून में ऐसा है, ना इसके हेरिडिटरी में ऐसा, ना इसके इडियोपैथिक में ऐसा. इट नेवर स्प्रेड्स बाय टचिंग द पेशेंट और इन कांटेक्ट विद. तो पहले क्षेति को कंट्रोल किया जाता है, फिर जिससे आप रीपिगमेंट करने की कोशिश की जाती है. यू कैन रीपेंट योर कैनवस. यस, या दैट्स द कॉन्सेप्ट. सो हाउ डू यू रीपेंट द कैनवस? मतलब खेती হয়ে গেলে যে সাদা রং हो जाता है, उसको आप पेंट करके कैसे वापस वो तो कलर मैं ये ला कुछ देते हैं? लाइंस से बताऊंगी आपको. हाँ हाँ जरूर. Vitiligo, no more enigma. It's a patchwork of God. Isn't my mistake, nor I'm too odd. Now I don't need to worry. No fear, no worry, no pain. As now we know, we can paint the canvas again. Lovely. Right. Lovely. Wonderful. So अब डिपेंड करता है. चलो अभी हम कोई भी एक सिनारियो लें. जब कोई पेशेंट आता है तो उसमें हम पहले क्या पूछते हैं? हम पूछेंगे आपकी बीमारी स्टेबल है कि नहीं है, पुराना कब आपको लास्ट स्पॉट कब आया था. कुछ ऐसे हेल्प करने के लिए डर्मोस्कोपी टेक्निक्स होती हैं. अगर सपोज आपको कभी हिस्ट्री में लगे कि नहीं पेशेंट की हिस्ट्री अलग है एंड व्हाट यू कैन क्लिनिकली सी कुछ फर्क है, तो आप डर्मोस्कोपी एग्जामिनेशन उसको माइक्रोस्कोप पे करके आप देख सकते हो. वी विल सी कि कहाँ किस किस एरियाज में है. अब उससे वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि हम कहाँ पे क्या कर सकते. कभी कभार क्या होता है कि मल्टी मोडालिटी आपको करना पड़ेगा. आपको कहीं लेजर भी देना है, आपको कहीं पे मेलानोसाइट भी करना है. अगर तो कोई एक बहुत लोकलाइज्ड एरिया है, सपोज अ लेग इज देयर, ठीक है, आप मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट करो. अगर बहुत छोटा एरिया है लाइक 1 by 1, 2 by 2 centimeters, then punch grafting is also a good option. Say about lips. If entire lips है तो ट्रांसप्लांटेशन. अगर सपोज यू हैव अ स्मॉल पैच तो आप उसमें पंच ग्राफ्टिंग कर सकते हो.
देन अगर आप हेड टू टो देखो, द फेस, नेक, दे रिस्पॉन्ड वेरी ब्यूटिफुली टू मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, राइट. देन बट ऑल्सो इफ यू हैव अ वेरी लोकलाइज पैच, देन आप उस पर एक्साइमर लेजर भी कर सकते हो. एरियाज लाइक ब्रेस्ट, ठीक है, दे रिस्पॉन्ड ब्यूटिफुली टू एक्साइमर लेजर. देन आपका जो एरियाज हैं, जैसे आपके हैंड्स हैं, ठीक है, योर हैंड्स इज वन विच इज, मैंने जैसे पहले बताया, एक्रल एरियाज दे रिस्पॉन्ड, इट डजंट रिस्पॉन्ड वेरी गुड टू एनी ट्रीटमेंट मोडालिटी, वो चाहे लेजर है या चाहे वो ट्रांसप्लांट है, बट इफ एट ऑल अगर आपको करना तो आप उस पर ट्रांसप्लांट ही करेंगे. देन योर लेग्स, एनी एरिया, अगर सपोज इट इज मोर देन 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, आप उस पर नॉन कल्चर ट्रांसप्लांट आराम से कर सकते हैं. इज इट एन एज स्पेसिफिक डिजीज? नो, किसी उम्र में भी ये हो किसी सकता उम्र में भी आ सकता है, और ये कोई जेंडर बाइस भी नहीं है, मतलब इक्वल, कोई फीमेल में ज्यादा नहीं, कोई मेल में ज्यादा नहीं, ऐसा कोई भी इसकी प्रीडिस्पोजिशन नहीं है. मैं ऑपोजिट जो चीज है वो मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ. तो ये है आपका विटिलिगो. जो हाइपर पिगमेंटेशन है, ये भी तो आता है आपके Yes. आप लोगों के पास? थोड़ा आसानी से समझा दीजिए, ये हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन, जब आपके मेलानोसाइट्स आर ओवर एक्टिव, आपका मेलानिन बहुत ज्यादा बन रहा है. अब इट्स अ वेरी वास्ट थिंग. अगर जो इंडिया में अगर आप बहुत कॉमनली कोई कंडीशन देखो, दैट इज मेलास्मा, वेरी कॉमन. एक एक्ने होता है, फंगल इन्फेक्शंस है, मेलास्मा है, दे आर वेरी कॉमन डिजीज इन इंडियंस. अब ये होता क्या है, सपोज आपके फेस में सिमेट्रिकल पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये मोस्टली फीमेल्स में होता है, क्योंकि इसका जो प्रीडिस्पोजिशन है, पैथोजेनेसिस है, दैट इज मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस. अब इसीलिए प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉज के बाद, या अगर आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये बहुत कॉमनली बन के आता है. देन अदर फैक्टर इज सन. क्रॉनिक सन एक्सपोजर से ये बोथ मेल एंड फीमेल्स दोनों को अफेक्ट करता है. देन एनी मेडिसिन, जैसे ओसीपीज है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, अगेन हार्मोनल इन्फ्लुएंस आ जाएगा, दे आर नोन टू कॉज दिस मेलास्मा. एंड समटाइम इट इज जेनेटिक ऑल्सो. जेनेटिक मतलब इट रन्स इन फैमिलीज. वी हैव सीन दैट कि इट रन्स इन फैमिली. अगर मदर को है, सिस्टर को है, या कोई फैमिली में है, तो यू आर मोर लाइकली टू डेवलप दैट. Frequently we found it in our domain, the हाँ. hyperpigmentation. बिकॉज ट्रॉपिकल है. Exactly. एक टर्म आती है यूवी इंडेक्स. यूवी इंडेक्स का मतलब क्या है कि किसी एरिया का, स्पेसिफिकली इंडिया में यूवी इंडेक्स बहुत ज्यादा है. इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यूवी रेडिएशंस जो आपके पास पहुंच रही है, इज डिफरेंट इन प्लेसेस टू प्लेसेस ऑन अर्थ. सो इंडिया में पर से, एंड स्पेशली जिस एरिया में हम रहते हैं, ये वाटर है, माउंटेन्स हैं, इन सब में यूवी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है. सो उससे रिलेटेड जो भी स्किन कंडीशंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेगी, एंड मेनली इट इज हाइपर पिगमेंटेशन. सो मैम, किस चीज से विटिलिगो ट्रिगर करता है, मतलब बढ़ जाता है, कौन सी हैबिट से? सी देखो, एक तो ये है तो ऑटोइम्यून, बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ. नंबर 1, एक कोबनस फिनोमेना होता है. उसका मतलब क्या होता है कि सपोज कहीं पर भी रिएक्शन हुआ या चोट लगी, जहाँ स्किन को खुद कलर बनाना पड़े, वहां पे वो स्किन कलर नहीं बनाएगा आपका. जैसे सपोज किसी को केमिकल रिएक्शन हो गया विद द हेयर कलर. हेयर कलर सबसे नोटोरियस होता है, राइट. आप कितना पीपीडी फ्री कर लो, आप कितना अमोनिया फ्री कर लो, बट स्टिल इट हैज अ, मतलब सबसे नोटोरियस चीज जो होती है ना फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, विटिलिगो हो गया, कुछ भी हो गया, वो हेयर कलर होता है. कोई भी केमिकल, मेहंदी लगाई, मैम हिना लगा लेंगे, अरे उसमें भी तो ये है, उसमें भी तो पीपीडी है, वो तो बिल्कुल अनमॉनिटर्ड है. देन आलता लगा लेंगे. ये कोई भी तरह का केमिकल इंट्रैक्शन अपने बॉडी पे कम करो, नंबर 1. क्योंकि जहां पे भी रिएक्शन होगा, वहां पे इन्फ्लामेशन होगी, आपके मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय होंगे. अब जब स्किन हील करेगी, वो कलर नहीं बना पाएगी, राइट. फर्स्ट. सेकेंडली, कोई भी फ्रिक्शन मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ट्रॉमा जितना अवॉइड कर सको, वो तो हर कोई करेगा ना, मतलब कोई क्यों अपने आप को जबरदस्ती चोट करेगा, पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन अवॉइड करो. जैसे एंकलेट्स हैं, मत पहनो. जहाँ पे घसोगे वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ इरोजन्स होंगे, स्क्रैच होगा, और फिर वही बात हो गई, स्किन कलर नहीं बना पाएगा. देन चेन हो गया. देन आपकी रिंग्स, मल्टीपल रिंग्स मत पहनो. बहुत कस के घड़ी मत पहनो, या बहुत वो जो आप बांधते हो, कोई भी आप ब्रेसलेट पहन रहे हो, कोई धागा पहन रहे हो, कम से कम हो.
नोज पिन, ये सब जितना हो सके आप फ्रिक्शन अपने बॉडी में बहुत टाइट, अपनी बेल्ट है या कुछ ज़्यादा आप मत करो, तो कि जितना भी हो सके आप फ्रिक्शन बॉडी में अवॉइड करो। तो ये सेती जो है जिनका, वो क्या ब्यूटी सैलून में जाके फेशियल, ब्लीचिंग ये सब करा सकते हैं? देखो, अब जैसे एक मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, विटलाइगो है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, पेशेंट इज हैप्पी। अब वहां से फोकस उनका चेंज हो गया अपने फेस के पिगमेंटरी पैचेस पे, मैम इसको ठीक करो। तो मेरा आंसर क्या होता है? नो। एक तरफ कलर लाना और एक तरफ कलर निकालना एक साथ नहीं हो सकता है, बिकॉज कोबनर्स होता है। अब कोई जैसे ब्लीच है, जैसे कोई भी मसाज है, कुछ है, होने को कुछ नहीं है, बट कहीं पर कोई रिएक्शन हो जाए, राइट आपके तो वही बात होगा, रिएक्शन होगा, अब इन्फ्लामेशन होगा। अब जब उसको कलर बनाना पड़ेगा तो स्किन अपना कलर नहीं बनाएगी, तो यू हैव अ चांसेस ऑफ डेवलपिंग, स्पेशली इफ यू आर अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल में सन एक्सपोजर कम करो, अनस्टेबल विटलाइगो में ट्रॉमा कम करो। सन एक्सपोजर भी वही बात हुआ, जहां रिएक्शन डेवलप होगा किसी भी तरह का, वहां पे विटलाइगो बढ़ने के चांसेस हैं। लेजर थेरेपी, किसी भी तरह की लेजर थेरेपी, स्पेशली जो हम पिगमेंटेशन के लिए करते हैं, बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए, स्पेशली अगर आप अनस्टेबल विटलाइगो हो तो। सनबर्न, सन टैन एंड सनस्क्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबको पता है सनस्क्रीन के बारे में, बट कौन सा सनस्क्रीन लेना है इसके बारे में पता नहीं है। यस, हाउ टू चूज माई परफेक्ट सनस्क्रीन? ओके, उससे पहले थोड़ा सा यूवी रेडिएशन को समझ लो। हाँ, एक यूवी रेडिएशन जो है उसके 3 स्पेक्ट्रम्स होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। हमको जो इफेक्ट करता है वो यूवी ए एंड यूवी बी होता है, राइट, नंबर 1। अब आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो आपको दोनों से चाहिए, यूवी ए से भी चाहिए, यूवी बी से भी चाहिए। ये करते क्या है, आपके जो भी आपके जीन्स हैं आपके, उनको सबको डैमेज करेंगे, अर्ली एजिंग करेंगे, दे इवन टू एक्सटेंड की कार्सिनोमा तक इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यूवी रेडिएशन, बिकॉज आपके डीएनए को चेंज कर रहा है, वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब जो सनस्क्रीन आता है, सी सनस्क्रीन की कुछ पेकुलरिटीज होती हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। एसपीएफ सबने सुना होगा, एसपीएफ एंड एसपीएफ एटलीस्ट 50। उसका मतलब क्या है? हाँ, ये पहले समझा दो। एसपीएफ का मतलब क्या होता है कि सपोज माय स्किन एंड आई हैव अप्लाइड अ सनस्क्रीन, अगर मैं धूप में मेरी जो स्किन है विद सनस्क्रीन 10 मिनट में रेड हो रही है एज कंपेयर टू व्हेन आई हैव नॉट यूज्ड अ सनस्क्रीन, सो 10 इज अ फैक्टर। एसपीएफ 30 का मतलब क्या हुआ? 30 into 10, that means 300 times, 300 minutes I can able to stand in sun with a sunscreen ओके, where I am getting protection from the UV radiation. That is a 30 SPF. So normally कहते हैं अगर 50 SPF है तो वो आपको 99% तक UV रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमें उससे ज्यादा हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 99 तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना। वो कभी भी 100% तो नहीं हो सकता आपका। आप 60 करो, 70 करो, 100 करो SPF, आपको 100% प्रोटेक्शन तो कभी भी नहीं मिलेगी ना। इट कैन बी 99.2, 99.3। हाँ, सारे ऐड में दिखाते हैं ना, 2 हाँ, कीटाणु तो ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हैं। तो इट वैसे इज 50 SPF is more than enough for a skin. नंबर 1। नंबर 2, एक PF फैक्टर होता है which is 4 positive। उसका मतलब क्या है कि SPF आपका UVB का मेजर करने के लिए होता है एंड UVA को मेजर करने के लिए PF फैक्टर होता है which is 4 positive। ठीक है, नाउ अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करा है। आजकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA, UVB, इसका मतलब क्या है? 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मतलब क्या हुआ कि जस्ट यू हैव अप्लाइड अ लेयर जो यूवी रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, तो स्किन उसमें आप उसको कोई अब्सॉर्ब नहीं करते, दैट इज अ फिजिकल। केमिकल मतलब क्या हुआ कि यूवी रेडिएशन आई, उसने अब्सॉर्ब किया और उसको बहुत ही हार्मलेस रेडिएशंस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज अ केमिकल। सो कोई भी आपका सनस्क्रीन है, आप इट शुड बी अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इट शुड हैव फिजिकल, इट शुड हैव अ केमिकल, दोनों सन ब्लॉकर्स उसके अंदर होने चाहिए। ये कि मेल और फीमेल में SPF का कोई नहीं वेरी करते हैं? नहीं, इट्स नेवर Okay, जेंडर it's- बायस। okay. पर हाँ, बच्चों में अगर बच्चों में आजकल तो बहुत कॉमन होता है कि जैसे पेशेंट्स पूछते हैं कि बच्चे भी यूज करें, यस दे कैन यूज। देन व्हाट इज अ क्वांटिटी? क्वांटिटी होती है 2 फिंगर रूल। 2 फिंगर का मतलब क्या है? यू टेक अ सनस्क्रीन और आप अपनी लीनियर marks बनाओ into index finger, middle finger. That is the quantity, adequate quantity that you need on your hands, on your face.
राइट, और नेक है तो फिर उसको डबल करोगे। सो दिस इज मस्ट रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू रीअप्लाई आफ्टर एवरी 3 to 4 hours। ओके। तो इसलिए क्या होता है, क्या बहुत बारी ऐसे आता है क्वेश्चन कि वी बीइंग टू बीच, हम गोवा गए, हमने सनस्क्रीन लगाया, वो तो पर तेल हम जैसे tan- मालिश करते हैं लोग। पर हम तो टैन होके आ हाँ, गए, हाँ, हाँ। क्योंकि हमें उसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं पता ना। वी हैव टू रीअप्लाई, वी नीड दिस मच अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन, हमें इतना एसपीएफ चाहिए। इफ यू गेट, अगर स्वेटिंग हो रही है या आप भीग गए बारिश में, तो आपको फिर से रीअप्लाई करना है। तो इतनी उसकी पेक्युलैरिटीज अगर आप फॉलो करोगे, देन यू विल सी कि हाँ, सनस्क्रीन इज एक्चुअली वर्क। और एक चीज है, हम गोवा छोड़ दीजिए, अगर हम दीघा जाए, मंदारमनी जाए, हम भीगा तो- भी जा रहे हैं, तो भी हम सनस्क्रीन अगर नहीं, लगाएंगे, जो बर्न होता है ना, टैन, हाँ, जो थोड़ा बहुत हमारा डार्कनेस बढ़ जाता है, हाँ, दीघा जाके तो काला काला लगते हैं हम लोग। तो ये जो है ना, अगर कोई भी पार्लर में जाओ आप, वो बोलते हैं डी टैन करवा Detan, एग्जैक्टली हाँ। सो वो टैन रिमूव सबसे आसानी से कैसे हो सकता है? और कोई तो बोलते हैं कि दही लगाओ, कोई बोलते हैं टोमेटो लगाओ। See, जब आप ये सब यूज करते हो ना, आपको पता होना चाहिए, इवन इफ दे हैव एंटी पिगमेंटरी, जैसे डीपिगमेंटरी एक्शन होता है इनका, बट दे आर वेरी रफ ऑन द स्किन। सो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बर्न्स, ब्रूज, ब्लिस्टर्स, इनके चांसेस आर वेरी हाई विद ऑल द होम रेमेडीज व्हाट यू डू। आप, क्योंकि इतनी स्क्रबिंग नहीं करनी है, आप कितना स्क्रब करोगे, आप अपना बैरियर खराब कर रहे हो, स्किन बैरियर इज गेटिंग अफेक्टेड। आप जो भी ये चीजें लगा रहे हो, इट इज नेचुरल, डज नॉट मीन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ आप फेस पे गार्लिक लगा रहे हो, आप फेस पे टोमेटो लगा रहे हो, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हो, एंड यू डूइंग इट डेली, राइट, दे विल हेल्प। ऐसा नहीं है कि उनका कोई एक्शन नहीं है, बट एनीथिंग इन मॉडरेशन इज एक्सेप्टेबल। और ये जो सनस्क्रीन है, ये दोनों यूवी रे से ही प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को, यूवी ए एंड यूवी बी। यस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का वही मतलब हुआ कि हमें दोनों से प्रोटेक्ट कर रहा है, यूवी ए एंड यूवी बी। और मैम ये ब्यूटी पार्लर का ये टैन रिमूवल कुछ काम होता है क्या? स्कॉच आप ब्राइट करके देख लो। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, इसका क्या क्या होता है, क्या ये आप अवेयर करो, क्योंकि बहुत पैसा जाता है बीच से आने के बाद सबका ही। तो ये डी टैन कैसे वर्क करता है? See, have you ever done it? कभी आपने करा है? एक बार दो बार करा है। एक बार कभी दो बार रिजल्ट देखा है? नहीं, एक बार करने के लिए गया था, 7 दिन के बाद छोड़ दिया। इसके नहीं, जब वापस आता है ना, थोड़ा गोरा गोरा लगता है फिर घर आने के बाद सब कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। See, first of all, कोई मेडिकल बेसिस नहीं है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको अभी बताया, जो भी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, दे हैव एंटीबैक्टीरियल, एंटी ये है, बट नोबडी एग्जैक्टली नोज कि हम, देखो, सबसे पहले अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या स्किन टाइप है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर स्किन। आप कभी पार्लर में जाओगे, वो आपको सीधा अपनी रेट लिस्ट दे दोगे, मैम गोल्ड फेशियल, मैम डायमंड फेशियल, दिस। दे विल नेवर एनालाइज कि पेशेंट का क्या जरूरत है, उसकी क्या नीड है, या क्या उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। देन सेकेंडली, किसी ने कॉम्प्लिकेशन उनकी कभी नहीं देखी है। वी हैव सीन इट, आई हैव सीन पेशेंट ब्लीच कराने गया था, पूरा बर्न हो गया, ओजोन फेशियल समथिंग, दे हैव डन इट, बहुत मैम, बहुत उसने बोला कि बहुत अच्छा रिजल्ट है ये है, एंड एक्चुअली में ये हुआ है। फेस वाज वेरी गुड, मतलब वो तो बेटर करने ही गई थी, पूरे नेक में एंड पूरे फोरहेड में शी डेवलप बर्न, ठीक है, विच वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, एंड शी डेवलप पिगमेंटरी पैचेस, और इतने डीप पिगमेंटरी पैचेस लाइक ऑन द फोरहेड, ऑन द नेक, कि उसको आज ठीक करने में इट्स बीन लाइक 3-4 months, we have just improved 50%. So nobody talks about जो भी उनके side effects हैं, जो भी उनकी after ये होता है। Then, like I told you, bleach is a very, बहुत allergic contact dermatitis होता है। Secondly, जो भी हम facials use कर रहे हैं, क्या quantity में कर रहे हैं, and I told you कि जैसे एक patient मेरे पास, the live example। अच्छा, then coming up the next, जो आप और parlor activities कराते हो, spa। There's so many patients who develop folliculitis। बहुत जोर से घसोगे, कुछ करोगे, जो हेयर है that will get infected and you will start developing folliculitis, that is happening। Then आप जो ये करते हो hair removal, they have so many side effects। Number 1, उससे डायरेक्ट बर्न होने के चांसेस हैं, ठीक है, that जो मैंने देखा है, ये खुद के ही मैं अपने पेशेंट्स की केस स्टडी आपको बता रही हूँ। एक पेशेंट था पिगमेंटेशन के लिए ऑन द आर्म्स, शी वाज जो मेरे पास आ रही थी, वी हैव बीन ट्रीटिंग हर, बहुत अच्छा हो गया, एंड शी वेंट अवे।
2-3 months के बाद she suddenly came back and बड़े बड़े patches, black patches अपने arms पे, इस पे, what happened? Wax. I did wax and this is what has happened. तो जब वैक्स हुआ, जब बर्न, आपको बर्निंग का पता नहीं चला? नहीं मैम पता चला, पर उसने बोला ये नॉर्मल है तो मैंने छोड़ दिया। एंड इतने बड़े पैचेस कि अब मुझे उसको ठीक करने में आई विल टेक अनदर 6 months। देन कोई भी आप हार्ड मसाज करते हो, आप हेयर रिमूवल करते हो, उसमें क्या होता है, जिसको एक्ने है उसका एक्ने खराब होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडी में अपने पेशेंट्स की बता रही हूँ। सेकेंडली, जितना रिग्रेस करोगे, जिसको नहीं भी एक्ने होना है उसको भी एक्ने हो जाएगा, फॉलिकुलाइटिस डेवलप हो जाता है, राइट। सो दीज आर ऑल द जो रेपरकशंस जो होते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। एग्जैक्टली अगर वो डी टैन कर रहे हो उसमें क्या है, नोबडी नोज। तो आप कैसे ब्यूटी सैलून में जाते हैं? आपको देखने से ही तो बोल देगा नहीं नहीं मैम सॉरी, वी डोंट विजिट, माफ कर हमारा दीजिए। खुद का लाइक हमारे खुद के सेंटर में वी डू प्रोसीजर्स। आपकी कॉस्मेटोलॉजी है, आप पिगमेंटेशन पे वर्क करो, आप अपने सैलून में काम करो, आप अपने रिंकल्स में काम करो, तो हेयर फॉल पे काम करो, तो उसमें क्या कुछ है विच हैज अ मेडिकल बैकग्राउंड। आपके पास पूरा Exactly. लिटरेचर अवेलेबल है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। और स्किन टाइप, क्योंकि मेरा जैसा स्किन है, डॉक्टर साहब का एक नहीं है, तो अगर दोनों में ही एक ही फेशियल, एक ही केमिकल डाला जाए, रिएक्शन तो सेम नहीं मैंने होगा। बोला ना, कार्ड हाथ में दे दिया। हम लोग ने तो ब्लीचिंग पाउडर ही सही है। मैम ये हाइड्रा फेशियल का क्या चक्कर है, नया ट्रेंड में आया है? पानी देता है कोई भी नहीं। देखो अगर नाम हाइड्रा है तो समथिंग रिलेटेड टू वाटर, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे बेसिकली यूजिंग वाटर एज अ बेस टू इन्फ्यूज पील्स, hyaluronic acid, antioxidant into the skin. If it works, yes, it has a positive impact on the skin. So उसमें क्या है, there are various steps जो आप एक normal जो आप अपनी cleansing करते हो उसी के steps हैं। Number 1 cleaning, number 2 suction जिससे आप अपने सारे black hairs ये सब remove होता है, then extraction, and the last जैसे है hydration. Hydration क्या है, through the water as a medium you are infusing. You're infusing peels like AHA, BHA, you're infusing antioxidants, right? Hyaluronic acid into the skin. So it has a scientific base. लेजर लेके हम लोग बात कर रहे थे, तो लेजर कैसे करते हैं ये विटिलिगो में? पहले लेजर होता क्या हम उसको पहले समझते हैं। लेजर का मतलब क्या है, एक कोई भी एक लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जिसका क्वांटम को क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपके लेजर में एक लेजिंग मीडियम है जिसमें उसका क्या आइडिया है कि जो भी उसमें एटम्स हैं उसको एक्साइटेड स्टेट में रखो, ठीक है। तो उसके लिए एक सोर्स लगता है, आपने सोर्स भी दे दिया। अब जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस मीडियम से निकली, उसने सारे एक्साइटेड एटम्स को हिट किया, जब वो हिट होंगे वो ग्राउंड स्टेट पे आएंगे और फोटोन और एनर्जी रिलीज करेंगे। वो सेम एनर्जी और जो आपने इंसिडेंट जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी उनकी सेम है। अब क्या हुआ, आप जब वो लेजिंग मीडियम से निकला, नाउ एक पूरा एक कोहेरेंट बीम बन गया विच हैव सेम एनर्जी, सेम वेवलेंथ एंड सेम कॉलिमेटेड कोहेरेंट सब है। नाउ दे विल गो एंड दे विल अटैक एनी टारगेट। अब स्किन में टारगेट क्या क्या होता है, स्किन में टारगेट होते हैं या तो आपका हीमोग्लोबिन या आपका मेलानिन पिगमेंट या आपका वाटर, ठीक है। इनमें से कोई भी एक इज अ टारगेट। अब जैसे आप कह रहे हो मुझे एक्साइमर लेजर इन विटिलाइगो क्या काम करेगा, उसका एक तो वेवलेंथ होता है 308। सी विटिलाइगो में फोटोथेरेपी जो है इट्स अ वेरी एज ओल्ड प्रैक्टिस। पहले धूप में बिठा देते थे, फिर वो जो आपने लाइट्स देखी होंगी, चेम्बर्स देखे हैं, उसमें NB-UV भी दे देते हैं, उन सब की क्या एनर्जी है 311, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि लेजर का मतलब क्या हुआ, लेजर स्टिमुलेटेड बाय एम्प्लीफिकेशन, है ना। सो लेजर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशंस। नाउ अब वो जो एक वेव विच इज एज स्ट्रॉन्ग, जिसमें हर एक जो उसमें वेव है वो एक वेवलेंथ की है, एक एनर्जी की है, एक उसमें कॉलिमेटेड कोहेरेंट, और उसने सीधा जाके टारगेट को करना है। वो कौन सी वेव हुई, 308 नैनोमीटर्स, राइट। उसने अपने टारगेट को हिट किया, मेलानोसाइट्स को। फोटोथेरेपी का क्या मतलब होता है, आप फोटोथेरेपी करता क्या है, जो आपके इम्यूनोसप्रेसेंट, जो आपके इम्यून के सेल्स हैं उनको अटैक करता है, दे विल डू द सेम थिंग, बट क्योंकि दिस इज अ लेजर लाइट,
तो दिस विल हैव मोर इफेक्ट देन व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन फोटोथेरेपी. So that will increase the melanocytes. Yes, not melanocytes. हाँ, melanocytes indirectly, क्योंकि आपने जो immune cells जो melanocyte को अटैक कर रहे थे, आपने उनको suppress किया, तो obviously melanocytes अटैक नहीं होंगे and you will start getting back the color. अच्छा, स्किन के कौन कौन से प्रॉब्लम ये लेजर ट्रीटमेंट से क्यूरेबल है? अगर आपको पिगमेंटेशन पे करना, पिगमेंट कोई भी प्रॉब्लम आपका, जो आपको हाइपर पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हैं, आपको जो फ्रेकल्स हैं, आपको टैटू है, आपका बर्थ मार्क्स हैं, इवन मोल्स, ये सब Q-switch Nd:YAG लेजर एक होता है, उससे होता है, ठीक है, बिकॉज इट टारगेट्स द मेलानिन. देन सेकेंडली आपका हेयर रिमूवल. ना हेयर रिमूवल में भी क्या होता है, जो उनका टारगेट है दैट इज मेलानिन ओनली, राइट, लेकिन वो उसकी वेव ऐसी होती है कि आपके स्किन को नहीं वो अफेक्ट करती, आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको अफेक्ट करती है, ठीक है. देन थर्ड हमारा जो CO2 होता है, CO2 का जो मीडियम है दैट इज वाटर, मीन्स जहाँ पे वाटर होगा उस चीज को वो टारगेट करेगा. दिस इज मेनली अगर आपको कुछ भी रिमूवल करना है, अनवांटेड चीजें, सपोज आपको राइट फ्रॉम वॉट, स्किन टैक्स, DPNs, एनी मोल, अगर आपको उसको अनवांटेड थिंग्स यू वांट टू रिमूव, यू वांट टू बर्न इट, आप उसको बर्न कर सकते हो. फिर नेक्स्ट होता है फ्रैक्शनल CO2 लेजर. दिस हैज इफेक्ट ऑन द स्कार्स, एनी स्कार्स, एनी, जिसमें क्या होता है, कोलेजन रीमॉडलिंग हो रही है, राइट, उसमें दिस गो जाता है और उसमें इफेक्ट करता है ये, ठीक है. तो आपका कोई भी स्कार है, सपोज आपके एक्ने स्कार है, आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं, आपका ट्रोमैटिक स्कार है, एनी सॉर्ट ऑफ स्कार. मैम, ये लेजर सर्जरी से क्या मैं अपना जो गर्लफ्रेंड था जिसका नाम लिखा था उसका टैटू वो रिमूव कर सकते हैं? 90% जो आपके पास टैटू रिमूवल के लिए आते हैं उनका ब्रेकअप ही होता है, इधर दे आर डाइवोर्स्ड और दे हैव अ ब्रेकअप एंड दे वांट टू, एंड अब मैम मुझे तो अब ये देखना भी नहीं है, आप प्लीज इसको हटा दो. एंड यस इट इज पॉसिबल. सो लेजर सर्जरी Yes. से, ठीक है, जिन जिनका ब्रेकअप हुआ है, टैटू है ना हाथ पे, आप इसको रिमूव कर सकते हो लेजर सर्जरी से. कॉन्टैक्ट डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल. ओके, सो या तो ये प्रॉब्लम लेके भी आते हैं. ओके, और क्या क्या रिमूव कर सकते हैं अभी लेजर सर्जरी से? बर्थ मार्क, पिगमेंटेशन, अनवांटेड हेयर, अनवांटेड हेयर, आपके सारे फ्रेकल्स, सनस्पॉट्स, राइट. देन एनी अनवांटेड चीजें, वॉट निकालना है, मोलस्कम निकालना है, DPNs हैं, स्किन टैग्स हैं, यू वांट टू रिमूव मोल्स, आप उसको रिमूव कर सकते हो. अब कितने मोल्स, अब एक ये भी है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि जो टैटू का है, वैसे ही किसी एक पेशेंट के यहाँ पे मोल था, मैम किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप प्लीज इसको निकाल दो. উল্টো পাল্টা তিল থাকলে যাতে তাল না হয়ে যায় আপনি লেজার সার্জারি দিয়ে মুছে ফেলতে পারেন. मैम, ये जो हाथ में रेखा है उसका क्या आप कुछ कर सकते हैं? अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ने बोला आपका ये रेखा ठीक नहीं है, लेजर सर्जरी से, बर्थ से नो भी, ओके ओके, ये तो किसी स्कार रिमूवल से भी नहीं जाएगा, अच्छा. क्योंकि ये जो है वो परमानेंट है. टॉकिंग अबाउट रेखा, नाउ विल डिस्कस अबाउट एंटी एजिंग. उम्र बढ़ रहा है, कैसे मैं अपने स्किन को रेखा जी जैसी मेंटेन कर सकता हूँ? सबसे पहले जब हमने नोटिस करने लगे थे हमारे जो भी सेलिब्रिटीज को, बोटॉक्स बहुत फेमस हो गया था. हर कोई जो आपकी 90s के हीरोइन थी, दे यूज, उन्होंने कराया ही था. 90s में जो भी हीरोइन आपकी कॉमन थी, बोटॉक्स. बोटॉक्स क्या करता था? बोटॉक्स बेसिकली आपके रिंकल्स को टेम्पररी इरेज कर देता है, राइट. मतलब क्या है, क्यों होता है? आपके मसल्स हैं, आपको नर्व से स्टिमुलस बन रहा है, आपने वो जो स्टिमुलस है, जो आपका जंक्शन है नर्व और मसल का, आपने उसको ब्लॉक कर दिया विद द बोटॉक्स, ठीक है. तो वो 6 months तक आपका बिल्कुल जैसे मसल काम करना बंद कर दे. मतलब स्किन का आयरन, स्किन का आयरन, यस, आयरन, दिस इज व्हाट वी से. हाँ. एक मेरे पास पेशेंट है, शी वाज लाइक 28 समथिंग, उसका बिफोर आफ्टर मैं जिसको भी दिखाती हूँ वो मुझे कहता है मैम ये तो आपने जैसे बिल्कुल प्रेस कर दिया उसको. एंड दिस इज इट. फोरहेड, व्हेन यू लाफ, आपके यहाँ पे लाइंस आती हैं, क्रोज लाइंस, क्रोज फीट जिसको हम बोलते हैं, ग्लैबुलर लाइंस होती हैं, फोरहेड लाइंस होती हैं. इवन आप अपने जैसे जॉ को भी शेप कर सकते हो, मैसेटर बोटॉक्स होता है, ये मैसेटर मसल है, अगेन आपने उसको नॉक ऑफ कर दिया तो आप उसको भी शेप कर लो. तो ये फर्स्ट बोटॉक्स से शुरू हुआ, ठीक है. फिर धीरे धीरे आया कि अब जो कि सैगिंग है, हॉलोज हैं, उसको कैसे करेंगे, अब उसको फिल कर दो. आप फिल कैसे करोगे? हाइड्रोनिक एसिड, सो फिलर्स आ गए. देन अब फिलर्स, अब कोई बहुत पेशेंट हैवी है, राइट, उसमें जो लाइंस हैं, जो सैगिंग है, इज वेरी प्रोमिनेंट, वो सिर्फ फिलर से नहीं उठ रहा है, तो अब उसको कैसे उठाएं? तो थ्रेड्स आ गए, थ्रेड लिफ्ट कर दो, राइट. अब मुझे बहुत डर लगता है नीडल से,
आई कैंट, मतलब मुझे नीडलिंग अपने फेस पे मुझे नहीं करना है। ये हमसे भी डरे होंगे इंजेक्शन। तो लेजर्स आ गए, हाँ। लाइट बेस्ड डिवाइसेस आ गई, हाइफू आ गया, आरएफ आ गई, माइक्रो नीडलिंग आ गई, आप उससे शुरू कर दो। सो जो प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन दो, यू हैव अ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। मैम क्या खाना खाए, यू बिकम द पर्सन व्हाट यू ईट, देयर इज अ सेइंग कि आप वही बन जाते हो कि जो खाते हो। सो अगर मतलब बहुत सारे मीट्स है कि पपाया खाया जाए या स्ट्रॉबेरी खाया जाए, सो Berries. जस्ट गाइड अस विद सम गुड फूड फॉर स्किन हाइजीन। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, सिंपल। जैसे आपके नट्स, आपकी बेरीज, आपका जो आप कह रहे हो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विच हैज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत ज्यादा है। कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम है, इवन विटिलाइगो फर से ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है ना, तो कुछ भी आप खाओ उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स इज लाइक मेन जो आपकी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। एंड फ्रूट्स में क्या खाऊं, लाइक पपाया सब बोलते हैं एंटी एजिंग, आपको भी पता है सब, ये मीथ है, ये फैक्ट है। नहीं, दिस इज ट्रू। पपाया Yes, true, इज वेरी but गुड फॉर सिर्फ स्किन। ये नहीं है कि सिर्फ पपाया खाया और मेरी एंटी एजिंग हो रही है। इट्स नॉट। हर किसी का अपना एक रोल यही है। लोग वही सोचते हैं, मैं सिर्फ पपाया खाऊंगा और मेरा एज नहीं बढ़ेगा। বাড়িতে পেঁপে গাছে ভর্তি। जिम जाओ, स्किन हेल्दी होती है, फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, स्किन को, तो वो हेल्दी होगा। पानी ठीक पीना। है, पानी, हाइड्रेशन हो, पर ये नहीं कि सिर्फ पानी पी रहे हो और मेरी स्किन हाइड्रेट हो रही है, वो नहीं हो रहा है, वो होगा भी नहीं। हमारे स्किन में हाइलुरोनिक एसिड होता है जो बेसिकली हाइड्रेशन के लिए होता है। अब एज के साथ साथ एज अर्ली एज 25 ईयर्स पे आपका हाइलुरोनिक एसिड कम होने लग जाता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम मैं एंटी एजिंग कब से शुरू करूं, यू कैन स्टार्ट व्हेन यू आर इन यू टच 20s। हाइलुरोनिक एसिड डालना शुरू करो बिकॉज हाइड्रेशन कम हो रहा ये तो है। एक बार मेरे को पूछा था कि एसिड डाल रहा है हाइलुरोनिक एसिड, उसका तो बहुत दाम है, क्या हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल सकता हूँ? तो आप एक बार बोल दीजिए। See, hyaluronic acid is a natural component of your skin. सल्फ्यूरिक एसिड भगवान ने नहीं दिया। एसिड सुन के ही ना जो लोगों को पता नहीं है, मेरे जैसे এটা কিন্তু পুরো ইয়ার কি একদম নয়। हम लोग मजाक कर रहे हैं, हाँ रिलैक्स। जो लोगों को कॉमन, हम लोग जो हैं जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो एसिड का मतलब एक ही सोचते हैं कि वही है जो जिससे हम टॉयलेट क्लीन करते हैं और दूसरे जो लैब में मिलते हैं। देखो पील्स, चलो हम बहुत इंटरेस्टिंग उसको करते हैं। पील्स, अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम कोई भी ट्रीटमेंट है, सपोज आप कह रहे हो कि मैं टैन हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए। द बेसिक ट्रीटमेंट व्हाट वी डू इज अ पील। पील क्या है जो आपने मुझसे पूछा, ये वही चीज है बट इट इज मोर सिंथेटिकली अराइव्ड। जैसे क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है। आप जो ये सब फेस पे लगाते हो, टोमेटो, पपाया, पम्पकिन, जो भी आप लगा रहे हो, उसके जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, वही पील होता है। ग्लाइकोलिक पील शुगर केन से बना, लैक्टी पील मिल्क से बना, यू हैव पम्पकिन पील, यू हैव पपाया पील, बट दे आर वेरी पीएच बैलेंस्ड, राइट, जो आपके स्किन पे रिएक्शन ज्यादा नहीं करेगा। जिस जो डर्मेटाइटिस है, वेरी स्किन बैलेंस्ड है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है बट दे आर पीएच बैलेंस्ड। सो ये अपना काम भी करेगा बट इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत कम होगा एंड इट इज लाइक वे मोर इफेक्टिव देन व्हाट यू आर यूजिंग एट योर होम। आपका रेटिनॉल, यस, रेटिनॉल इज अ, अगर आप बोलो एंटी एजिंग मेडिसिन, रेटिनॉल मतलब हर चीज में यू हैव कहीं ना कहीं उसका रोल है। एक्ने है, ड्रग ऑफ चॉइस इज रेटिनॉल। अपने स्किन को रिजुविनेट करना है, कोलाजन रीमॉडलिंग करनी है, फाइन लाइंस छुपाने हैं, रेटिनॉल, राइट। तभी एंटी एजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रेटिनॉल। रेटिनॉल के कुछ ये होता है कि इट्स वेरी फोटोसेंसिटिव, इसलिए उसको बहुत कॉशियसली यूज करो और रात को यूज करो। अभी एक बहुत लड़कों वाला क्वेश्चन है, क्या हेलमेट पहनने से हेयर फॉल होता है? इट्स अ मिथ, ये पूरा 100% मिथ, देयर इज नो एसोसिएशन। अगर आप उसको इनडायरेक्टली कैसे भी करके जोड़ना है तो आप क्या बोल सकते हो, आपने हेलमेट पहना, आपकी बेसिक हाइजीन खराब हो गई, डैंड्रफ इशू आ गया, फॉलिकुलाइटिस हो गया, तो मेरा हेयर फॉल हो गया, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द हेयर फॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हेयर फॉल को लेके अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हेयर फॉल का एक तो है कॉजेज, और कैसे इसको रोका जाए। आजकल तो बहुत कॉमन होता है। सो देखो, मैं आपको कोविड के टाइम पे लेके जाती हूँ। जब कोविड आया, ठीक है, जब सेकेंड वेव था 2021 में, अप्रैल मई में काफी जैसे एक पीक आया, और मेरे क्लिनिक में पीक आया जुलाई अगस्त में हेयर फॉल का। तो उससे अगर आप रिलेट कर सकते हो तो क्या होता है, इसके 4 मेन रीजंस हैं।
ओके। नंबर वन इसका रीजन है एनी स्ट्रेस टू द बॉडी। स्ट्रेस का मतलब क्या है? फिजिकल स्ट्रेस। आप बीमार हुए, कोविड हुआ, आपको डेंगू हुआ, टीबी हुआ, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, एंड व्हेन यू आर इन रिकवरी फेज आपका हेयर फॉल होगा। They say hair is a mirror. Hair and your face is a mirror that something is not happening good in your body. Right? Physical, surgical, कोई बीमार सर्जरी हुई ना, like कुछ भी बॉडी को स्ट्रेस हो रहा है, साइकोलॉजिकल, एक्यूट टेंशन में हो फॉर एनी रीजन, राइट, उसके कारण न्यूट्रिशनल, क्रैश डाइट पे चले गए, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, यू हैव अ हेयर फॉल। देन सेकेंड, आपका डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज जैसे बहुत कॉमन जो इंडियन सेटअप में होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट, उसमें फेरेटिन की कमी होती है, सो दैट है। विटामिन की डेफिशिएंसीज, विटामिन D3, विटामिन B12, उनकी डेफिशिएंसीज। देन थायराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वन रीजन जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। एंड एनी हार्मोनल इम्बैलेंस, एनी हार्मोनल, स्पेशली फीमेल्स विद PCOD, दे हैव अ हेयर फॉल। तो अब उसको 4 उसमें डिवाइड कर सकते हो। यू फाइंड आउट द रीजन एंड यू ट्राई टू ट्रीट द कॉजेटिव जो भी है। अगर डेफिशिएंसीज हैं आप सप्लीमेंट दो, अगर सपोज PCOD है आप अंडरलाइन प्रॉब्लम को ठीक करो। बट ये क्या होता है, काफी जैसे एक फीमेल पैटर्न जो बाल्डनेस होता है उसमें मिनॉक्सिडिल करके एक ड्रग होता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल, आप उसको दे सकते। तो रीग्रोथ हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स। कैसे हो सकता है मैम? मतलब इनके बाल वापस ला सकते हो आप? ट्रांसप्लांटेशन। नहीं, वो उसमें नहीं जा रहे हैं हम। ट्रांसप्लांटेशन इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। बट ऐसे ही मतलब जिनका बाल झड़े हैं कैसे रीग्रो हो सकता है? कॉजेटिव फैक्टर को आपको ढूंढना है ना। मेल्स में मोस्टली इट्स अ मेल पैटर्न बाल्डनेस, राइट, तो उसमें क्या है, इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, सो आप उसको ज्यादा यू कैन नॉट गेट बैक, आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। मिनॉक्सिडिल इन कंडीशंस में इट्स वेरी हेल्पफुल। नाउ मैम, अगर हम गूगल सर्च करें या यूट्यूब पे जाए, सारे ब्यूटिशियन जो है वो ब्यूटी टिप्स देते हैं। सो नाउ वी वांट सम साइंटिफिक ब्यूटी टिप्स फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, मैं आपको एक होलिस्टिक अप्रोच बताती हूँ। दे से व्हेन यू आर 25 ईयर्स, उसके बाद से स्किन में हाइड्रेशन कम हो जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर हाइड्रेशन। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको अपने पे काम करना शुरू करना चाहिए। हाइड्रेशन कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अच्छे से अपनी एक्सरसाइज करो, वो आपके ब्लड फ्लो बढ़ाता है। डाइट होनी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट रिच, अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ भी, सप्लीमेंट्स लो अच्छे से। देन एनी नाइट टॉपिकल जो नाइट केयर करते हैं आप, उसमें क्या क्या होता है, यू कैन यूज रेटिनोइड्स, विटामिन C, हाइलुरोनिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स। बट ये नहीं कि सब कुछ एक साथ कर लिया, स्किन बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। सो आप उसको साइक्लिक पैटर्न में कर सकते हो कि आपने 6 मंथ्स एक चीज यूज की, देन यू कैन यूज अनदर थिंग, ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। और एक मॉर्निंग में कर लिया, नाइट में कर लिया, बट हर चीज एक साथ करोगे तो वो इंट्रैक्शंस होके यू विल नॉट एंड अप एनीवेयर। देन बेसिक स्किन केयर ट्रीटमेंट शुरू करो। हाइड्रा फेशियल, पील, माइक्रोनेडलिंग, स्किन बूस्टर्स। हाइलुरोनिक एसिड होता है वेरी लाइट वेट, वी पुट इट इनटू द स्किन डीप डर्मिस। देखो, हाइलुरोनिक एसिड इज अ वेरी हैवी मॉलिक्यूलर वेट, वो आप ऊपर लगाओगे ना उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज वो पेनिट्रेट तो हो ही नहीं सकता, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो आप जब स्किन के अंदर डाल दोगे, ऑस्मोसिस होगा, वो डीपर लेवल से वाटर अब्सॉर्ब करेगा एंड इट विल हाइड्रेट योर स्किन। So this is one procedure you can do it. So step by step you start it. अब patients जैसे they will bring पूरा एक list होगा, मैम मैं इस कंपनी का टोनर यूज कर रही हूँ, मैम मैं इस कंपनी का रेटिनॉइड है, मैम दिस इज विटामिन C, एंड हमेशा मैं यही कहती हूँ, स्किन विल गेट कंफ्यूज, राइट। सब कुछ एक साथ करोगे यू विल नॉट एंड अप एनीवेयर। आप यूज करो लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एंड यू शुड नो कब क्या यूज करना चाहिए। जैसे रेटिनॉइड्स है, ये हमेशा रात को यूज करना चाहिए, दे हाईली फोटोसेंसिटिव। हाइलुरोनिक एसिड आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी। विटामिन C, दे आर फोटोसेंसिटिव, सनस्क्रीन लगाओ या फिर रात को लगाओ। देन एंटीऑक्सीडेंट्स मॉर्निंग इवनिंग कभी भी लगा सकते हो। सनस्क्रीन ऑफ कोर्स मॉर्निंग में लगाना है। देन मॉइस्चराइजर, सो इट शुड बी अ डेली हैबिट कि आप मॉर्निंग में अपना मॉइस्चराइज करो, देन यू अप्लाई सनस्क्रीन, एंड रात को बिफोर यू स्लीप फेस वॉश करके अपना अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखो। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर स्किन केयर रूटीन इज मॉइस्चराइजेशन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, स्किन को अगर किसी से प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज जो स्किन को डैमेज कर रहा है, वो लेजर नहीं है, वो आपका कोई भी खाना पीना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सन है। सन
सन आपके स्किन को जितना डैमेज कर सकता है वो कोई भी चीज नहीं कर सकती. सो अगर आपको कुछ भी करना है, एनी स्किन केयर यू हैव टू डू इट. सनस्क्रीन 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 एंड फिजिकली अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो सन से, दैट इज इंपॉर्टेंट. मैम अगर सनस्क्रीन लगाया विटामिन डी क्या आएगा? गोली खा लो विटामिन डी की, बट उसके लिए सन में मत जाओ. अच्छा, कि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर जरूरी है. दैट इज ट्रू, बॉडी में कर रहा है. बट अगर आप अदर वे लो, आप सन के साइड इफेक्ट्स ऑन योर स्किन अगर आप देखोगे, आपको लगेगा मैं दवाई खा लूंगी पर मैं सन में नहीं बैठूंगी. एनी प्रॉब्लम फ्रॉम हेड टू टो वो सन की वजह से है. प्रीमेच्योर एजिंग, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, देन योर फ्रेकल्स, योर सैगिंग, योर रिंकलिंग, एवरीथिंग. योर जो भी आपको एक डिसऑर्डर्स होते हैं विद दिस फोटोसेंसिटिव डिसऑर्डर्स, दे डेवलप, राइट? योर रैशेस, पिगमेंटेशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सन. स्टेरॉयड तो बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत स्किन के लिए भी करते हैं. तो स्टेरॉयड एब्यूज, ये थोड़ा सा बोलिए. देखो, पहले जो स्टेरॉइड की एक रेपुटेशन थी ना, उसको ऐसे मार्केट करते थे: एंटी एक्ने, एंटी ब्लेमिश, स्किन वाइटनिंग, फेयरनेस क्रीम. ठीक है, तो बहुत लोगों को नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये क्या है, अंटिल अनलेस यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट साइड इफेक्ट्स जो कि इरिवर्सिबल भी होते हैं. बेटनोवेट सी, एन, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स, इवन जो बहुत कॉमन ऐसी मेडिसिन हैं जो ऑफ द काउंटर आपको इजीली आपको मिल जाएंगे काउंटर पे. तो होता क्या है, स्टेरॉइड मैजिकल क्रीम है, वी नो दैट, मैजिकल ड्रग तो है ही. वो सबसे पहले आपकी इन्फ्लामेशन कम करता है. तो अगर एक्ने है तो वो इनिशियली तो बहुत अच्छा लगेगा, इन्फ्लामेशन फटाफट चली गई. ब्लेमिशेस हैं तो मेलानोसाइट पे भी उसका एक्चुअल में वर्क है. ठीक है, तो ब्लेमिशेस भी कम हो गए, आपको फेयर भी लग रहा है. बट अब जब उसके साइड इफेक्ट्स शुरू होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रेड फेस सिंड्रोम, टॉपिकल स्टेरॉइड डिपेंडेंट फेस. मतलब आप उसको यूज कर रहे हो एंड आपने उसको छोड़ दिया, होगा क्या? आपको इतनी इचिंग, ड्राइनेस, रिएक्शन, रेड फेस हो जाएगा कि यू आर फोर्स टू रीअप्लाई स्टेरॉइड और आप एक विशियस साइकिल में फंस जाओगे. अब पेशेंट मेरे पास कैसे प्रेजेंट करेंगे? स्किन बहुत थिन हो जाती है. ठीक है, इट बिकम्स रेड, यू स्टार्ट सीइंग मल्टीपल स्मॉल जैसे थ्रेड्स जैसे वेन्स होती हैं आपकी, आपको दिखने, कैपिलरीज जिसको बोलते हैं, वो दिखना शुरू हो जाता है. देन एक्ने, एक तरह का एक्ने फुल फेस पे, वेरी बैड. इफ मतलब ऐसे पेशेंट्स हैं रियल में, मैंने देखे हैं कि इतना गंदा एक्ने, फेस इज डैम रेड एंड दे हैव ऑल मोनोमॉर्फिक सारे एक्ने उस पे. देन आपकी पिगमेंटेशन डार्क हो जाएगी विद टाइम. फिर आपका हेयर, अनवांटेड हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएंगी, हाइपरट्राइकोसिस जिसको बोलते हैं. तो आप एक साइकिल में फंस गए. ठीक है, आप छोड़ोगे तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सिवियर वो हो जाएगी कि आपको फोर्स करना पड़ेगा. दिस इज वेयर आपको एक स्टेरॉइड एब्यूज, आजकल तो बहुत स्टेरॉइड एब्यूज टास्क फोर्स, एक प्रोग्राम्स ये सब लॉन्च हो गए हैं, क्योंकि दे वांट टू टेल कि एग्जैक्टली कितना हार्मफुल है दिस टू अप्लाई ऑन द फेस. फॉर द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यू एंड अप इनटू इरिवर्सिबल डैमेज टू द स्किन. तो ओटीसी जो प्रोडक्ट है, ओटीसी प्रोडक्ट में तो लोग जाके खरीदते ही हैं. हाँ, देखो, अगर सपोज किसी को लिखा तो आप एक बार उनको प्रिस्क्रिप्शन चलती है, बट वो प्रिस्क्रिप्शन बार बार यूज हो रही है. एग्जैक्टली. आप अगर किसी को दोगे फॉर एनी, देखो इट्स अ मैजिकल ड्रग, कोई भी डर्मेटाइटिस है, कुछ भी है, आप दोगे, प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दोगे. अब वही चीज वो बार बार पेशेंट इज यूजिंग. आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया 15 डेज, नाउ दे आर यूजिंग इट. एक बारी साइकिल, फिर 15 डेज, फिर 15, फिर तो वो पूरा एक फोर्स, एक साइकिल शुरू हो ही जाता है, विशियस साइकिल. अभी मैम मेकअप को लेके बात करेंगे. सो नाउ एवरीवन इज अप्लाइंग मेकअप, क्योंकि सभी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर तो है, कुछ हो ना हो लाइफ में. सो एवरीबडी इज इन फ्रंट ऑफ कैमरा नाउ. सो मेकअप लगाना सबको पता है, लेकिन मेकअप हाइजीन को लेके कुछ नहीं पता है. सो आप थोड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कीजिए ये मेकअप हाइजीन को. सी मेकअप नंबर 1, देखो ये तो सबको पता है कि अगर आपने मेकअप लगाया, यू हैव टू वॉश इट बिफोर यू गो टू बेड. अगर अवॉइड कर सकते हो तो आजकल टिंटेड सनस्क्रीन्स आते हैं विच हैव फेरिक ऑक्साइड कंपोनेंट दैट यू कैन अप्लाई ओवर योर स्किन. तो वो एक आपको एक जैसे जो कंसीलर जैसा एक इफेक्ट देता है, फाउंडेशन जैसा इफेक्ट होता है. नंबर 2, मेकअप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है. वी जनरली टेल टू आवर पेशेंट्स कि अपने जो एप्लीकेटर्स है ना, आपका स्पंजेस, आपके जो भी आप ब्रशेस, उसको आप periodically डिस्कार्ड करते रहो, बिकॉज दे आर द स्टोर हाउस ऑफ बैक्टीरिया. राइट, आपको कोई इन्फेक्शन था, कोई एक्ने था, आपने वो लगाया, नाउ आपने उसको अलग रख दिया,
बैक्टीरिया तो उसमें ग्रो कर रहा है, नाउ अगेन आपने उसको अप्लाई किया वहाँ पे एंड यू हैव हेल्पिंग इट टू स्प्रेड द इन्फेक्शन. सो एक्ने जिसको नहीं है उसको हो जाएगा, जिसको है उसका तो वर्सन हो जाएगा, राइट. बाकी ऐसा नहीं है कि यू नो व्हेन यू अप्लाई मेकअप सो यू हैव एनी इल इफेक्ट्स कि जल्दी रिंकलिंग आ जाएगी, सैगिंग हो जाएगी. नो, all you need to do is you have to remove them properly, and secondly you have to hydrate your skin nicely. Thank you so much, man, for making Kolkata people more beautiful and skin disease और भी curable हो रहा है. और the most important part what we have covered in this episode कि ये शेती जो है वो curable है. Yes. Yes, that's a beautiful The initiative. line जो है that we can paint the canvas again. So we have actually changed कितने लोगों की life change की है. So hope you had a great time with us. Is it your first time in wheelchair? Yes. Unfortunately. The first and the last. no, last. Touch wood. मैम आपको कैसा लगा हमारे साथ वार्तालाप करके? बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे. No, so नहीं, it was very informative and बहुत अच्छे से आपने in depth you have tried to find out and मतलब basically patient अपने clients को एक proper knowledge देना and especially vitiligo का कि you should not worry. Secondly, we have covered everything, मतलब एक normal skin condition से लेके to your makeup, from anti-aging to dermatosurgery, Hair everything fall. from hair fall. एक common man को जो भी एक problems जो discuss होती हैं, जो normal एक common man face करते हैं, so we have discussed everything. So अगर कोई भी you have any queries, so you can write on the comment section or you can contact us directly. ইয়েস আমি কন্ট্যাক্ট ডিটেলস ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি. আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং আমার ভালো লাগলো আমরা এর আগেও সেতি নিয়ে এপিসোড করেছি যে সেতি কিন্তু হলে এখন চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, ইটস কিউরেবল. ইউ ক্যান রিপেইন্ট দ্য The ক্যানভাস. canvas again. ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু আওয়ার গিফট পার্টনার শালিমার. আর আপনাদেরকেও বলবো যে আর কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে চান যে আমরা নতুন নতুন এপিসোড নিয়ে আসি সেগুলো প্লিজ একটুখানি কমেন্ট সেকশনে জানান. আর এই যে নতুন নতুন জিনিসগুলো জানতে পারছেন, জেনে ভালো লাগছে না যে এই রোগগুলো আছে, কিন্তু এই রোগগুলোর চিকিৎসাও আছে, জেনে যদি একটু ভালো লাগে তাহলে আমাদের ওই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিন. আর আরও একবার ধন্যবাদ জানাই ডক্টর প্রিয়াঙ্কা আগরওয়ালকে যে কলকাতায় এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আসার জন্য, যেখানে আমি আমার যে চামড়ার রং ঘেটে গেছিল সেটাকে আবার রিপেইন্ট করতে পারছি. তো সমস্ত ডিটেলস ডেসক্রিপশনে রয়েছে. তাহলে এখান থেকে টাটা বাই বাই বলছি. আমি সায়ন, আমি কুশল. ফিরবো অন্য কোনো পর্বে অন্য কোনো ইনজেকশন নিয়ে. ততক্ষণ সুস্থ থাকুন যাতে ডাক্তারবাবুদের কাছে আপনাকে যেতে না হয়. আর যদি অসুস্থ হন তাহলে নিজে ডাক্তারি করবেন না. স্টে ফিট, স্টে হেলদি, স্টে বিউটিফুল. তারা